हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी के अंदर यूनिट 4 के नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा टूल एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ थिंकिंग है। ठीक है, तो भाई इसमें जो हमारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि जो हमारी थिंकिंग होती है, सोच जो होती है, उसके उपकरण और साधन हमारे कौन से होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। टूल और इंस्ट्रूमेंट हमारे कौन से होते हैं। फॉर द अबोव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट थिंकिंग रिक्वायर वेरियस टूल एंड सिंबल विच एड ऑफ थिंकिंग प्रोसेस दीज आर एक्सप्लेन एज फॉलो। तो इन्होंने बताया है कि जो ऊपर जो हमारी डिस्कस की गई ना, यानी कि जो पिछली वीडियो थी उसमें जो हमारा जो मतलब डिस्कस की गई है जो हमारी चीज़ें, तो इसमें जो हमारी थिंकिंग वगैरह रहती है, तो उसमें जो हमारे उपकरण हैं, यानी कि किसी भी तरीके के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं या फिर हमारे जो टूल हैं या फिर सिम्बल्स यानी कि प्रतीक है, तो उनकी आवश्यकता हमारी ज़रूर पड़ती है। यानी कि हमारी जो टूल्स हैं और इंस्ट्रूमेंट हैं और सिंबल्स हैं, उनकी जरूर चीज़ें पड़ती हैं। इनके बगैर हमारी जो थिंकिंग होती है वो अधूरी होती है। एड इन थिंकिंग प्रोसेस, तो ये हमारा जो प्रोसेस है इनकी, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, सहायक होते हैं हमारे प्रोसेस के अंदर, जो टूल होते हैं हमारे। ठीक है, और इनको अच्छे तरीके से हमारा जो है समझाया गया। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है परसेप्ट, यानी कि बोध होना। ठीक है, तो परसेप्ट के अंदर है हमारा आ जाएगा कि इसमें जो हमारा सेटिमुलेट किया गया है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट विच द सेटिमुलेट द थिंकिंग एंड आल्सो हेल्प टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो वही इन्होंने बताया है, इसमें परसेप्ट का मतलब हो जाता है बोध होना किसी चीज़ का। ठीक है, तो इसमें बोध और हमारी जो सेटिमुली जो चीज़ें होती है ना, सेटिमुली होना यानी कि उत्तेजित होना, किसी चीज़ का उद्दीपन होना, और जो भी हमारी जो वस्तु यानी कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं, वो हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, यानी कि वो जो भी हमारा जिस भी तरीके का जो वातावरण है, तो उसके अंदर मौजूद होती हैं सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, जो भी हमारा यानी कि जो हमारे परसेप्ट है यानी कि बोध, और हमारी जो भी हमारी सेटिमुली यानी कि जो उद्दीपन है, और जो भी हमारी जो वस्तुएं हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होती हैं, और जो हमारी थिंकिंग है उसको क्या कर देती है, सेटिमुलेट करने का काम करती हैं। तो हमारी जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर अगर ये चीज़ें शामिल होंगी, हमारी बोध है भाई, हमें किसी चीज़ का बोध होगा तो वो क्या करेगी, हमारी थिंकिंग को और भी ज़्यादा उत्तेजित कर देगी, हमारी सोच को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। अगर हमें किसी चीज़ का बोध हो जाता है, किसी चीज़ का के बारे में पता चल जाता है, तो हम और भी ज़्यादा उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, तो सेटिमुलेट कर देती है हमारी थिंकिंग को। एंड आल्सो हेल्प टू फाइंड आउट सम ऑफ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और ये जो हमारी समस्या का कोई भी समाधान खोजने के लिए ये हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है। तो हमारे क्या हो गया, हमें किसी चीज का बहुत पहले हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब हमें उस चीज का ज्ञान हो गया है, तो हमें क्या होगा, फिर वो हमारी समस्याओं का समाधान करने में हमारी हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया है, ए चाइल्ड इज ए प्रेजेंटेड पजल प्रॉब्लम विद स्टोन एंड द चाइल्ड टेंड टू सॉल्व इट बाय द प्लेइंग विद स्टोन। तो भाई जैसे एक बच्चा, उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि बच्चे को पत्थर से संबंधित एक पहेली दी जाती है, एक पजल गेम जो होता है ना हमारा, एक पजल दिया जाता है किससे संबंधित, स्टोन से संबंधित। एक बच्चे को एक पहेली जो है सोल्व करने के लिए दी जाती है, वो पत्थर से संबंधित होती है। ठीक है, तो इट इज सोल्व द प्लेइंग विद स्टोन, तो मतलब कि बच्चा जो है पत्थरों से खेलकर क्या करेगा, समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है। जो मतलब कि पजल गेम है उसको सोल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो समस्या उसमें दी गई है पजल गेम के अंदर, जो पजलिंग की गई है, तो उसको सोल्व करने के लिए वो कोशिश करता है। और स्टोन सर एज प्रेजेंट एज परसेप्ट, और जो पत्थर है वो उसके लिए प्रत्यक्ष किस चीज का काम कर रहा है, प्रत्यक्ष जो वो साइन दे रहा है, यानी कि वो सिग्नल दे रहा है कि भाई वो किस तरीके से काम कर रहा है। सिमिलरली ए नर्स व्हेन द फाइंड ऑफ पेशेंट पेनेटिंग सी स्टार्टेड चेकिंग इन द पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एंड द बॉडी। तो इसी तरीके से सेम हमारा क्या होता है कि जो जो नर्स होती है ना, अगर नर्स जो है किसी मरीज को बेहोशी का अगर पता लगाना, तो सबसे पहले उसकी क्या देखेगी, उसका ब्लड प्रेशर चेक करेगी, उसकी पल्स देखेगी, उसका बॉडी का जो है तापमान जो है वो जांच करने की करेगी, और क्या करेगी, समस्या को जानने के लिए उसकी मदद करने लगती है, यानी कि समस्या को जानने का जो है पूरा प्रयास करेगी। और जो समस्या होती है उसके कारण, समस्या किस वजह से हुई है, तो उसके कारण जानने के लिए भी वो मदद करने लगती है। ठीक है, तो सिम्टम ऑफ द फैटिंग ऑफ नर्स ब्लड प्रेशर एक्ट ऑफ द परसेप्ट दस ऑफ द परसेप्ट सेटिमुलेट ए फ्लो थॉट एंड आल्सो हेल्प इज रीचिंग टू सम कंक्लूजन। और वो क्या करेगी भाई, जो नाड़ी वगैरह है यानी कि जो पल्स वगैरह इन्होंने बताई है, तो इसमें क्या करेगी, जो पल्स है और या उसका जो ब्लड प्रेशर है, तो उसके जो प्रत्येक रूप से जो हमारे साइन होते हैं वो हमारे काम करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो हमारे दिखाई देने वाली जो भी चीज है ना, प्रत्येक रूप से जो हमारे संकेत कर रही है, तो वो क्या करती है, वो विचारों के प्रवाह को क्या कर देती है, सेटिमुलेट कर देती है, हमारे थॉट्स के फ्लो को। क्यों करेगी, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, इसका जो बीपी है वो तो नॉर्मल है, इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, तो वो हमें सामने दिखाई दिया कि भी बुखार है, इसीलिए इसको ये प्रॉब्लम आई है, बुखार की वजह से बेहोश हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया उसकी वजह से बेहोश हुआ है। तो जो भी चीजें हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं ना, तो वो हमारे जो थॉट्स होती हैं उसको बढ़ाने का काम वो करती है। तो इस प्रकार जो हमारे परसेप्ट सेटिमुलेट ए फॉलो ऑफ थॉट एंड हेल्प ऑफ द रीचिंग
टू सम कंक्लूजन। तो इस प्रकार से वो जो प्रवाह होता है उसको प्रेरित भी करती है और किसी तरीके के कंक्लूजन पर पहुंचने में भी वो उसको क्या मिलती है, सहायक सिद्ध होती है। कंक्लूजन पे क्या पहुंचेगी कि भाई जो इसकी बेहोशी का कारण है वो क्या है, गिर गया है, पेट दर्द है, बुखार है या फिर बीपी की वजह से इसको हुआ है। ठीक है, तो पूरा जब उसका निरीक्षण वो करेगी, जब वो एग्जामिनेशन उसका वो करेगी, तभी वो इस चीज को कंक्लूजन जो है वो निकाल पाएगी कि भाई असली वजह जो है इसकी क्या है। ठीक है, तो उसमें ये जो है ये एग्जांपल इसीलिए दिए गए हैं कि भाई जब हम किसी भी चीज़ को सेटिमुलेट करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, उसके रीजन को जानते हैं इन्वायरमेंट के, तो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बढ़ता है और हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंसेप्ट। तो भाई कंसेप्ट हमारी जो आ जाती है अवधारणाएं, इसको हम बोलते हैं दीज आर दोज वर्ड और साइन दैट रिप्रेजेंट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जनरल ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट में बताया कि ये वे शब्द या फिर ऐसे साइन है हमारे जो भी किसी मतलब कि एक नॉर्मल जो ग्रुप होता है ना, नॉर्मल ग्रुप है या फिर हमारी जो नॉर्मल जो कम्युनिटी है, तो उसकी अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक है, अलग अलग जो विशेषताएं होती है ना, वो दिखाने का काम करता है। तो कंसेप्ट में क्या हुआ कि भी अलग अलग जो शब्द है या फिर किसी भी तरीके के साइन होते हैं, हमारे संकेत जो होते हैं, वो किसी नॉर्मल जो हमारा जो ग्रुप होता है या फिर कम्युनिटी होती है, तो उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक जो है जनरल ग्रुप कम्युनिटी जो होती है उसकी विशेषताएं दिखाने का काम जो है वो करती हैं, दर्शाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया है कि भाई द वर्ड ट्री, ठीक है, जो हमारा जो शब्द है ट्री यानी कि जो वृक्ष होता है, रिप्रेजेंट ऑल दोज प्लांट विच हैव रूट्स लॉन्ग स्टेम वेल स्प्रेड ब्रांचेस विद लीव्स। तो अभी हम जब ट्री बोलते हैं तो ये जो शब्द है ये मतलब कि सभी पौधों को दर्शाता है जिसमें जड़ें हैं, ठीक है, यानी कि रूट्स हैं, और इसमें लॉन्ग स्टेम है उसका, यानी कि जो तना होता है, पत्तियां हैं उस पर, ठीक है, वेल स्प्रेड ब्रांचेज, और जो फैली हुई जो शाखाएं होती हैं यानी कि टहनियां होती हैं और पत्तियां होती हैं। जो ट्री वर्ड्स है, जब नहीं बोलते कि वहां पर ट्री है यानी कि उसको पेड़ है और उसमें पत्तियां भी हैं, टहनियां भी है, सारी चीजें उसमें मिलेंगी क्योंकि वो पेड़ है। ठीक है, कंसेप्ट मेक द थिंकिंग वेरी इजी एंड कंफर्टेबल। तो ये जो कंसेप्ट है हमारा, ये सोचने का बहुत ही आसान और सहज बना देती है। ठीक है, हम ये कह दें कि वहां पर कुछ है तो भी हम सोचते रहेंगे क्या है वहां पर, क्या, अगर हम ये कहें वहां पर एक वृक्ष है तो हमने सोच लिया कि वो वृक्ष है तो उसकी टहनियां होंगी, पत्ते होंगे, जड़, तना, ये सारी की सारी चीजें हमारी होंगी। तो ये क्या करते हैं, हमारी थिंकिंग को बहुत ईजी और कंफर्टेबल बना देंगे। विदाउट दिस द कंसेप्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल एनी इंसिडेंट्स और हैपनिंग्स। ठीक है, और कुछ अवधारणाओं के बिना किसी भी मतलब कि कुछ जो हमारे कंसेप्ट के बिना किसी भी जो घटना होती है ना कोई भी प्रकार की, तो उसकी बात का वर्णन करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। इंसिडेंट्स और हैपनिंग के बिना हम कोई भी कंसेप्ट हमारे पास नहीं होता तो हम उसके बारे में जो है वर्णन किस तरीके से करेंगे। एब्सेंस ऑफ कंसेप्ट विल मेक द थिंग्स प्रोसेस फिल्ड विद ऑफ द बिजनेस ऑफ कंफ्यूजन। तो भाई इसमें जो भी हमारा जो कंसेप्ट होता है उसमें अगर एब्सेंस है चीजों की, किसी भी प्रकार के जो कंसेप्ट के अंदर अगर एब्सेंस है यानी कि अनुपस्थिति है सोचने के प्रोसेस की यानी कि थिंकिंग प्रोसेस की, और हमारी जो है बिजनेस है यानी कि स्पष्ट रूप से कुछ चीजें नहीं है, कंफ्यूजन है यानी कि भ्रम है, तो वही अवधारणा यानी कि जो हमारा कंसेप्ट है उसमें अनुपस्थिति है यानी कि सोचने की का प्रोसेस भी नहीं है, स्पष्टता भी नहीं है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है यानी कि भ्रम पैदा हो जाता है। जब कोई चीज स्पष्ट होगी ही नहीं तो उसमें कंफ्यूजन ही पैदा होगी, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आएगा कि भाई ये जो वहां पर जो चीज है, जैसे वृक्ष से हमें सीधा सीधा समझ में आ गया कि वृक्ष क्या होता है, क्या मिलेगा आसपास, क्या हो सकती है, नीचे क्या हो सकता है, ऊपर क्या हो सकता है, तो हम परफेक्टली समझ जाते हैं, यानी कि एक जो हमारा कंसेप्ट होता है वो कंफर्टेबल और ईजी हो जाता है। इस प्रकार से अगर हमें किसी भी चीज की बारे में उस चीजों का पता ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं पता है, तो हमारे लिए समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और कंफ्यूजन जो है वो हमारी क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए कंसेप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट जो है हमारा टूल या इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो होता है इमेजेस। ठीक है, इमेजेस का मतलब क्या हो जाता है, उस चीज का चित्र जो है वो सामने आ जाता है हमारा। किसी भी चीज के बारे में हम सोचते हैं तो अपना भी एक चित्र क्रिएट कर लेते हैं या फिर किसी भी चित्र को देखने में हम समझने में सक्सेस होते हैं। तो इन्होंने बताया दीज आर आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग टूल ऑफ थिंकिंग। तो ये बहुत ही ज्यादा मजबूत टूल होता है हमारा थिंकिंग का यानी कि सोच का। व्हेन एवर एन इंडिविजुअल वांट टू थिंक्स अबाउट सम प्रॉब्लम ऑफ सिचुएशन ही विल immediately find the image of the situation in his mind। तो भाई इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली तो हमारा टूल होता ही है। और जब भी कोई व्यक्ति किसी भी समस्या यानी कि मतलब कि कोई भी इंसान जो है अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है या सिचुएशन है और उसके बारे में सोचना चाहता है,
तो उसके मन में क्या हो जाता है, तुरंत ही वह जो परिस्थिति है ना, उसकी जो छवि होती है यानी कि जो इमेज होती है माइंड के अंदर वो बन जाती है। हम कहें कि भी वहां पर एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत ही हमारे किस चीज पे हुआ, बाइक पे हुआ है, तो बाइक की इमेज हमारी हो जाएगी, इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ होगा, ये चोट लगी होगी, ये कहीं सर में लगी, हाँ वो इस तरीके से सर लगा होगा जाके। तो इस तरीके की इमेज जो है वो हम अपने आप ही हमारे माइंड के अंदर जो है क्रिएट होने स्टार्ट हो जाती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। even those of situation and place which is individual has never observed are transformed into आर्बिट्री इमेज। ठीक है। आगे इन्होंने बोला है कि मतलब कि किसी भी तरीके की जो हमारी जो छवि होती है वो हमारी उसमें उभर आती है, यहाँ तक कि वो जो हमारी जो सिचुएशन होती है ना, उसका जो प्लेस होता है यानी कि जो जगह होती है, वो जो इंसान है जो कभी भी देखा भी नहीं होता, तो उसकी भी मन के अंदर है ना उस तरीके की छवि भी जो है वो भी हमारी जो है परिवर्तित हो जाती है। मतलब कि हम इस तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं कि जिसको हम जानते भी नहीं है उसकी भी इमेज जो है वो हम अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। दिस इमेज आर आल्सो पावरफुल इन थिंकिंग दैट द एब्सेंस ऑफ सिचुएशन इमेज एंड क्रिएटेड इन माइंड। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब कि वो जो छवि होती है ना इतनी शक्तिशाली होती है कि जो परिस्थितियां हमारी होती हैं किसी भी तरीके की सिचुएशन जो होती है, एब्सेंस सिचुएशन के अंदर भी हम अपने मन में हमारे मन के अंदर जो है वो छवि जो है वो बन जाती है। समटाइम image are so clear and powerful that act are reality of the percept। तो वही कुछ जो हमारी कभी कभी जो भी हमारी जो इमेज होती है यानी कि जो छवि होती है वो स्पष्ट और बहुत ही शक्तिशाली होती है, और जो भी हमारी जो रियलिटी होती है यानी कि वास्तविकता होती है या फिर उसकी अच्छी तरीके से अनुभूति के रूप में अनुभूति का रूप भी ले लेती है। ठीक है। इमेज आर नॉट ओनली लिमिटेड टू विजुअल इमेज बट दीज आर ऑडिटरी, ओल्फैक्टरी और गैस्ट्री ऑफ द, और जैसे कि कंटिन्यूस ऑफ नेचर। ठीक है। तो कोटेशंस इन नेचर्स के अंदर यानी कि इसमें बताया है इन्होंने कि जो हमारी इमेज होती है ना, जो छवि होती है वो केवल देखी गई छवि तक की सीमित नहीं रहती है, यानी कि हमारी जो विजुअल इमेज है वहां तक की सीमित नहीं रहती कि हम छवि में उसको देख लेते हैं। उसमें हम हमारी जो चीजें होती है, जो छवियां जो होती है वो सुनने की, गंध को महसूस करने की, स्वाद को महसूस करने की, और जो हमारी स्किन होती है ना, त्वचा होती है, उससे संबंधित भी होती है इमेज हमारी। यानी कि हम ये देख लें कि इतनी वो चीज़ है वहाँ पर, जो गोलगप्पे वहाँ पर टेस्टी होते हैं, तो हम उस चीज़ की भी इमेज बना लेते हैं। मतलब कि किसी चीज़ की खुशबू, किसी चीज़ का स्वाद, किसी भी चीज़ को सुनने की, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी किससे आ जाती है, इमेज। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जब सुनते हैं सोचते हैं तो उसी तरीके का इमेज जो है, छवि जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा टूल है हमारा थिंकिंग का। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया, थिंक अबाउट ए सॉन्ग और स्मेल, इट इज इमेज कैन बी एक्सपेरेंट्स। तो इसमें उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि गाने या फिर कोई गंध के बारे में अगर सोचे तो उसकी छवि भी अनुभव की जा सकती है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस की जा सकती है। अगर कोई गाने के बारे में सोचता है या फिर मतलब कि जो हमारा जो खाने की जो गंध होती है उसके बारे में अगर सोचता है तो उसकी भी इमेज जो है वो क्रिएट की जा सकती है, अनुभव उनको किया जा सकता है। फोर हमारा आ जाता है सिंबल एंड साइन। तो भी किसी तरीके का प्रतीक है या फिर किसी तरीके का चिन्ह है, साइन है, निशान है, संकेत है, तो वो हमारा भी एक अच्छा टूल रहता है थिंकिंग के लिए। तो सिंबल एंड साइन हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ थिंकिंग। दीज आर वेरियस सिंबल विच रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ एक्शन। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा सिंबल एंड साइन होते हैं, क्योंकि जो हमारी प्रक्रिया होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। थिंकिंग के प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से ये हमारे आगे बढ़ाते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे वेरियस सिंबल्स जो हमारे होते हैं, जो किसी कोई भी जो प्रोसेस होता है तो क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ एक्शन। तो वो क्या करते हैं, वो जो हमारा किसी भी तरीके का जो एक्शन होता है, विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे सिंबल्स होते हैं वो हमारे किसी भी प्रोसेस का क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसको, यानी कि प्रतिनिधित्व होता है ना, प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करने का काम वो हमारे करते हैं। क्या करते हैं, जो अलग अलग तरीके के सिंबल्स होते हैं, प्रतीक और साइन होते हैं, यानी कि उसे देख कर ही हम विचार प्रतीत कर लेते हैं भाई इस तरीके का सिंबल है तो ये सिंबल यहाँ पे लगा होता है तो ये हमारा इस चीज़ का निशान है, ये मेडिकल से रिलेटेड हमारा निशान है। तो उस सिंबल से ही हम बहुत तरीके की हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो होता है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, और वो उसके जो रिप्रेजेंट जो हम करते हैं प्रतिनिधित्व के रूप में वो हमारे काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में उन्होंने बताया, जैसे कि स्कूल बेल, बेल बजते ही छुट्टी का होता है हमारा, हमें पता है कि जो बेल बजी है उसका क्या मतलब है, ग्रीन लाइट, क्रॉसिंग ग्रीन फ्लैग ऑफ फॉर ट्रेन की, भाई हरा झंडी दिखाई है तो इसका मतलब ट्रेन जो है वो हमारी क्या होगी, ट्रेन के अंदर जो हरी झंडी होती है, लाल झंडी होती है, भी ट्रेन रुकती है और ट्रेन चलती है, और चौराहे पर हरी बत्तियां वगैरह होती है, हमें पता होता है कि भाई कौन सी ग्रीन लाइट सिग्नल देगी तभी हमें गाड़ी चलानी है वरना रोक के रखनी है। स्कूल में जो घंटी बजती है, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे सिंबल और साइन है हमारे। ठीक है, दिस सिंबल नॉट ओनली स्टिमुलेट थिंकिंग प्रोसेस बट आल्सो टेल व्हाट टू डू। तो ये जितने भी हमारे सिंबल्स होते हैं ये सिर्फ हमें स्टिमुलेट ही नहीं करते हैं, यानी कि जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, सोचने का जो प्रोसेस होता है उसको उत्तेजित करते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि क्या करना है।
ठीक है। क्या करने का मतलब है कि भाई हमारी जो ट्रेन है उसमें अब ट्रेन चलने वाली है तो हमने ट्रेन में चढ़ना है, हमने ट्रेन से उतरना है, ग्रीन लाइट क्रॉसिंग आ गई है तो हमने गाड़ी को चलाना है, वाई व्हीकल को चलाना है, बेल बज गई है तो हमारी छुट्टी हुई है, या फिर ऐसी बेल बजी है कि हमने प्रेयर में जाना है। तो ये सिंबल सिर्फ हमारे जो है विचारों को ही सर्टिमुलेट नहीं करते, बल्कि ये भी बताते हैं कि भी अब हमें क्या करना है। ठीक है। सिमिलरली साइन इन द मैथमेटिक्स, जैसे कि अलार्म बजा, हमने अलार्म भर रखा है तो अलार्म बजने का क्या मतलब है, हमने जो सोच करके हमारी थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से भी इस हिसाब से मैंने उठना है, ये काम करना है, तो वो हमें क्या करता है, वो जो प्रोसेस होता है उसकी तरफ भी हमें स्टिमुलेट करता है, जगाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली साइन इज मैथमेटिक्स लाइक प्लस सब्ट्रैक्ट और मल्टीपल टेल हाउ टू वर्क ऑन गिवन। तो जिस प्रकार से हमारा जो मैथमेटिक्स होता है उसमें सिंबल दिए गए हैं, प्लस का निशान है तो आपने जोड़ना है संख्या को, ठीक है, माइनस का निशान है तो आपने घटाना है, और मल्टीपल का निशान है तो आपने गुणा करना है उस चीज को। तो ये जो हमारे चिन्ह बताए गए हैं ये हमारी जो भी स्थिति है उसमें किस तरीके से और कैसे काम करते हैं, तो ये हमारे सिंबल और साइन हमारे रहते हैं। तो ये भी हमारे थिंकिंग के अंदर बहुत ही अच्छे टूल और इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी वजह से हम चीजों को सोच पाते हैं। दो संख्या लिख दी है और निशान नहीं लगाया है तो हम नहीं पता कर पाएंगे कि इस संख्या का हमने क्या करना है। प्लस का निशान होगा तो हम फटाक से जोड़ देंगे, माइनस का निशान होगा तो हम घटा देंगे, अगर सब्ट्रैक्ट का निशान है मतलब किसी भी तरीके का निशान है तो हम वो जो सिंबल और साइन होता है ना उसी को देख करके फटाक से हम एक्शन लेंगे। जैसे कि कोई भी डोर है ओपन लिखा हुआ होता है तो हम चले जाएंगे, यानी क्लोज लिखा होता है यानी कि अंदर नहीं जाना। तो ये भी एक तरीके के सिंबल ही होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हमारे जैसे कि इन्होंने आगे बताया कि मैथमेटिकल्स जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे सिंबल देखकर ही सोल्व की जाती है। ठीक है, जैसे कि बताया कि जमा घटा हम तभी करेंगे जब हमें सिंबल्स पता होगा, निशान का पता होगा। जैसे कि वोट डालने जाते हैं तो उसमें भी अलग अलग सिंबल्स होते हैं, अगर हमें नहीं पता हुआ कि सिंबल पर हमें निशान लगाना तो वो भी हम डिसाइड नहीं कर पाते, तो सिंबल देख करके ही वोट जो है वो हमारी डाली जाती है। तो ये एक अलग से उदाहरण था। 10 सिंबल्स आर साइन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन थिंकिंग फॉर वेरियस एक्टिविटीज इन और डेली लाइफ। तो भी किसी भी तरीके का जो सिंबल होता है या फिर कोई भी तरीके का साइन होता है तो हमारा जो जीवन होता है ना, जो डेली रूटीन की जो हमारा जो लाइफ होती है उसमें जितनी भी हमारी एक्टिविटी होती है तो उसमें सोचने समझने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो सिंबल और साइन जो है बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर फॉर्मूला। फॉर्मूला आ जाते हैं जो भी हमारे सूत्र होते हैं, यानी कि वेरियस फार्मूला यूज ऑफ द साइंस मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट आल्सो फैसिलिटेट थिंकिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम। तो फॉर्मूला हम किसको बोलते हैं, सूत्र होते हैं हमारे अलग अलग फॉर्मूले, जैसे कि मैथ में फॉर्मूला, साइंस के जो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो वो उपयोग किए जाने वाले हमारे सारे के सारे फॉर्मूले होते हैं जो हमारी समस्या को समझने के लिए और समस्या को हल करने के लिए और हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस होता है उसको सही बनाने के लिए काम में लाए जाते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा करके हमारी चीजों को सोल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में इन्होंने दिया, फॉर वाटर इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर इज द डिस्क्राइब्ड एंड H2O विच टेल दैट वाटर इज मेड अप विद 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे हमारे जो सिंबल्स होते हैं लगाए जाते हैं, अभी पानी के लिए जो हमारा फार्मूला लगाया जाता है ना, पानी क्या है, एक पानी एक केमिकल कंपोजिशन है, यानी कि एक पानी एक रासायनिक संरचना का वर्णन जिस तरीके से इसमें किया जाता है, जैसे कि H2O है वो मतलब यह दर्शाता है H2O कि पानी में हाइड्रोजन के 2 भाग हैं और ऑक्सीजन का एक भाग जो है वो हमारा रहता है। तो ये जो सिंबल है ये हमारा ये दर्शाता है कि हाइड्रोजन के 2 भाग हैं और ऑक्सीजन का एक भाग इसके अंदर होता है। और इसमें स्टैटिक ऑफ कैलकुलेट एवरेज ऑफ फॉर्मूला ऑफ मीन्स, तो भाई इसमें जो हमारे गुण सूत्र जो होते हैं, जो औसत जो हमारी गणना होती है उसके मध्य में ये हमारा सूत्र का प्रयोग किया जाता है। XN इंडिकेट करते हैं हमारे सम टोटल्स, सम यानी कि सवाल जो हमारे होते हैं उनका टोटल ऑल टाइम ऑफ द डिवाइड इन टोटल नंबर। ठीक है, तो इनके सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि सभी जो हमारे जितनी भी चीजें उनका जोड़ना या फिर उनकी जो कुल संख्या को भाग देने के माध्यम से ही हमारी जो चीजें होती है वो प्राप्त की जाती हैं। किसी भी चीज को गुणा करके या फिर किसी भी चीज को जो है डिवाइड करके हमारी जो चीजें होती है उनका पता लगाया जाता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें लैंग्वेज। ठीक है, तो भाई जो हमारा जो लैंग्वेज हमारी रहती है तो सबसे जरूरी चीज होती है हमारी लैंग्वेज, यानी कि जो भाषा होती है। तो इट इज आल्सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग टूल ऑफ थिंकिंग। तो भाई सोचने का जो है सबसे मजबूत हमारा टूल ये रहता है, सबसे शक्तिशाली साधन हमारा ये होता है। इफ सम फिजियोलॉजी साइकोलॉजिस्ट डिफाइंड थिंकिंग as of sub vocal speech, then speech need a language. Without the language this internal speech cannot टेक प्लेस। तो वही इन्होंने बताया कि वही सबसे शक्तिशाली साधन तो हमारा रहता ही है थिंकिंग। और कुछ हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं यानी कि मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो हमारा जो थिंकिंग जो है उसकी कैसे बताते हैं उसको, सब वोकल स्पीच देन द स्पीच नीड ऑफ लैंग्वेज। तो अभी इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारी जो थिंकिंग जो होती है वो हमारी अवचेतन प्रणाली बताई है। ठीक है, इसके रूप में इसको क्या किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है साइकोलॉजिस्ट ने जो है हमारी अवचेतन प्रणाली इसको बताया गया है, परिभाषित किया गया है। जैसे कि हमारी जो स्पीच है यानी कि जो हम बोलते हैं
ठीक है। और देन स्पीच नीड द लैंग्वेज, और जैसे कि वाणी के लिए भाषा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हमें भाषा नहीं आती है तो हम बोलेंगे क्या, ठीक है। तो वाणी यानी कि जो हम बोलते हैं उसके लिए हमें भाषा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। विदाउट द लैंग्वेज दिस इंटरनल स्पीच कैन नॉट टेक प्लेस, और भाषा के बिना जो हमारी आंतरिक वाणी है वो संभव नहीं हो सकती है। हम जो बातें हैं वो नहीं बोल पाएंगे लैंग्वेज के बिना, भाषा के बिना। ड्यूरिंग थिंकिंग नो सम प्रॉब्लम वी कैन ऑब्जर्व सम पीपल हु टॉक वोकली विल थिंकिंग एंड दैट लैंग्वेज हेल्प टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोई भी जो समस्या है ना, यानी कि किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है हमारी, तो उसका चिंतन करते समय हम कुछ मतलब कि लोगों को सोचते हुए, हमारा जो मौखिक रूप से बात करते हुए या देखते हुए भाषा से संबंधित जो हमारी समस्या है उसको समझने, या फिर उसकी किसी प्रकार के डिफाइन करने के लिए, और उसका मतलब कि किसी प्रकार का हल करने के लिए हमारी जो लैंग्वेज होती है ना वो सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। यानी कि किसी समस्या का समाधान अगर हम करना चाहें, किसी चीज़ के बारे में अगर सोच रहे हैं, अगर हमने कुछ किसी चीज़ के बारे में बोलना है, या भाषा से संबंधित समस्या है जो उसको समझना है, तो उसकी व्याख्या कर किसी भी चीज़ को बताने के लिए, खोल के एक्सप्लेन करने के लिए भाषा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लैंग्वेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो समझना, इंटरप्रेट करना, प्रॉब्लम को सोल्व करना, उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी लैंग्वेज होती है। सम साइकोलॉजिस्ट इवन बिलीव दैट द चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग ओनली आफ्टर लर्निंग द लैंग्वेज। तो वही कुछ हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक जो हैं, वो ये भी मानते हैं कि बच्चा भाषा सीखने के बाद ही सोचना शुरू करता है। जब बच्चा धीरे धीरे पेरेंट्स इशारे करता है, भाषा समझाता है उसे, जब वो भाषा सीखता है, जब वो लैंग्वेज सीखता है, तभी वो क्या करता है, सोचना शुरू करता है, तभी उसके अंदर थिंकिंग प्रोसेस आता है, जब वो लैंग्वेज सीख लेता है। तो समटाइम नॉन वर्बल लैंग्वेज आल्सो एक्ट एज ए टूल ऑफ थिंकिंग। मैनी टाइम वी यूज्ड वेरियस बॉडी साइन एंड सिंबल्स एज ए नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो भाई कभी कभी जो हमारी जो लैंग्वेज होती है ना, नॉन वर्बल जो लैंग्वेज होती है जिसमें शब्द नहीं होते, भाषा का जो भी हमारी जो थिंकिंग के जो साधन होते हैं ना उसके रूप में कार्य करती है, ठीक है। यानी कि कभी कभी नॉन वर्बल जो हमारी लैंग्वेज, नॉन वर्बल जो हमारी थिंकिंग लैंग्वेज होती है ना, नॉन वर्बल जो हमारी भाषा होती है, वो भी थिंकिंग के साधन के रूप में काम करती है। और इसमें जो है मतलब कि बहुत बार हमारा जो शारीरिक जो क्या होते हैं, संकेत होते हैं, ठीक है, साइन एंड सिंबल ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो कई बार हमारे जो फिजिकली जो हमारे संकेत या होते हैं, साइन होते हैं, उनका प्रयोग भी ऐसा जो नहीं कि बिना शब्दों की भाषा के रूप में किया जाता है। जैसे कि कोई रो रहा हो, उदास बैठा हो, या फिर एक और भी तरीके के हमारे साइन होते हैं, तो कभी कभी हमारे जो शरीर के जो संकेत होते हैं वो भी बिना शब्दों की भाषा का रूप करते हैं। यानी कि इंसान को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, बिना बोले ही साइन और सिम्टम देके अगले की समस्या को समझा जा सकता है, कंडीशन को समझा जा सकता है, ठीक है। तो नॉन वर्बल भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है लैंग्वेज को लेकर के। तो वही नेक्स्ट इसमें जैसे दे दिया है इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है आइज ब्लिंकिंग। यानी कि अगर जैसे कि कोई कोमा में है, या फिर किसी को किसी चीज की हाँ करनी है और वो बोल नहीं रहा है, तो अगर वो पलके झपकेगा तो इसका मतलब यस में समझा जाता है, ठीक है। स्माइल, शोइंग थम, जर्किंग एंड शोल्डर एक्ट। तो इसमें क्या होता है, मुस्कुराना, ठीक है। अगर स्माइल करता है कोई सामने से तो उसका भी सिंबल अलग होता है कि हाँ वो किस चीज में स्माइल कर रहा है, तो किस चीज के लिए वो एग्री है। शोइंग थम, अगर वो अंगूठा दिखाता है, ठीक है। और अगर वो कंधे हिलाता है, कंधे हिलाने यानी किसी चीज का ना करना, किसी चीज के लिए मना कर देना। तो ये जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं ये हमारे क्या है, जैसे कि मुंह चढ़ा के बात करते हैं, इसको गर्दन को टेढ़ी करते हैं, तो इस तरीके के जो सिंबल्स होते हैं ये हमारे हाँ या ना, किसी चीज पे एग्री होने और नहीं होने, खुश होने और ना खुश होने की चीजों को दर्शाते हैं हमारे ये, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे सिंबल हैं जो कि हमारी लैंग्वेज का ही काम करते हैं, यानी कि जुबान से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। बॉडी लैंग्वेज की हमारी जो चीजें होती है उनको नॉन वर्बली लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं। तो सिंबल और साइन देखकर ही समझ जाते हैं कि सामने वाला इस चीज के लिए हाँ कर रहा है या फिर ना कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे टूल और इंस्ट्रूमेंट थे हमारे थिंकिंग प्रोसेस को लेकर के, किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं इस प्रोसेस के अंदर, थिंकिंग प्रोसेस के अंदर। तो ये जो है हमारे 6 टूल और इंस्ट्रूमेंट है हमारे, जो कि हमारे कंप्लीट हो गए। आई होप समझ में आया हो आपको सारी की सारी चीजें। तो इसमें सारे का सारा टूल और इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें।